हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। आपका अपना YouTube चैनल TCC एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज का सेशन काफी मजा आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है, पूछा ही जाएगा। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है, मतलब दूसरी शब्दों में कहा जाए तो काल्पनिक। ठीक है, तो देखिए, दर्पण दो ऐसे हैं जो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। एक है समतल और दूसरी है उत्तल। तो दोनों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? समतल और उत्तल दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी। ठीक है, और अवतल, अगर अवतल पूछेगा तो भाई दोनों बनाता है। एक अवतल जो होता है वो आभासी भी बनाता है और एक वास्तविक भी बनाता है। एक केस में अवतल दर्पण आभासी बनाता है जब वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रखा जाता है तब। चलिए, ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो देखिए, एक बात, आप दर्पण में पढ़े होंगे आवर्धन, तो m बराबर दर्पण में होता है -v/u। और अगर लेंस की बात करोगे तो इसमें होता है v/u। v/u होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो v/u होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, थोड़ा सा आवर्धन निकलना हम बताते हैं। अगर मान ले आपके पास दे दिया, अगर लेंस में अगर फोक भी बने प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आवर्धन पूछेगा m का मान, तो आप बोलिएगा v/u। और v का मान आपके पास 20 है, u के मान आपके पास 10 है, u माइनस में होगा 10, 10 दूनी 20, तो -2, यानी कि 2 गुना। कभी भी आवर्धन जो है वो माइनस यहाँ नहीं लिखना है, ये सिर्फ साइन बताता है कि उल्टा बना है कि सीधा बना है, वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना। तो इस तरह से इसकी आवर्धन कितना होगा? 2 गुना। मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु है उसका डबल इमेज बनेगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से आप कभी आवर्धन को ज्ञात कर सकते हैं जब भी आपका दिया हो और वस्तु की दूरी दिया हो। तो बात समझ में आ गया ना? दर्पण में इसका यूज करना है और लेंस में v/u का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं समतल दर्पण का फोकस दूरी। अरे बाल, कितनी मजेदार सवाल है ये। इसमें कंफ्यूज हो जाता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी, इसका अनंत होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत होता है। प्रकाश के आवर्तन अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब दर्पण में भी ध्यान रखिएगा, दर्पण में भी आप परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक वो वाला याद है ना, μ1 sin I बराबर μ2 sin R, जिसको अस्नेल का नियम कहते हैं। एक ये नियम है जो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछेगा कि अपवर्तन के किस नियम को अस्नेल का नियम कहते हैं? क्या बोलेंगे? अपवर्तन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? अपवर्तन के नियम, प्रथम नियम को क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम भी कहते हैं। और अस्नेल का नियम क्या होता है? μ1 sin I बराबर μ2 sin I। इसका जब एकदम खास, जब इसका अपवर्तन का एक क्लास चलेगा तो उसमें पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग क्वेश्चन टाइम में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? तो इसके 2 नियम होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, u -10 v 20 है तो दर्पण कौन है? अरे बाले, क्या मजेदार सवाल है। u दिया है, v दिया है, तो दर्पण बताना है। एक बात जानते हैं, आप v देख के नहीं बता सकते हैं कि दर्पण कौन है, उत्तल की अवतल है, क्योंकि पता है अवतल में भी v+ होता है, उत्तल में भी v+ होता है। अब बताइए, कंफ्यूजन आएगा ना? तो दर्पण निर्धारित करने का सबसे बेस्ट तरीका है फोकस दूरी निकाल लो। फोकस दूरी निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा।
अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है, फोकस दूरी अगर निगेटिव है, तो दर्पण कौन सा होगा? दर्पण आपका अवतल होगा। अगर 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 फोकस दूरी प्लस में है, तो दर्पण आपका कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ध्यान रखो इस बात का। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यू आपके पास है इतना, तो हम लोग ना दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, सॉरी प्लस होता है 1/v प्लस 1/u, माइनस होता है लेंस में। तो देखिए इसका शॉर्ट भी निकालने का मेरे को पता है, uv बट्टा u प्लस v, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फोकस दूरी निकालने का। देखिए ना तुरंत हम बता देते हैं आपको। तो देखिए फोकस कितना होगा आपके पास, u v, देखिए क्या कहता है, दोनों को आप गुणा कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 10 गुना 20, क्लियर है भाई? 10 गुना 20 माइनस 10, u प्लस v, अगर u और v को जोड़िएगा, ये -10 ये +20 है, तो आपका +10 होगा ना। -10 + 20 कितना होगा? +10 होगा। अब देखिए 10 10 कट गया, तो कितना आया? माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, हमने बोला अगर निगेटिव आएगा, फोकस दूरी अगर निगेटिव होगा, तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल। इस बात को याद रखना, मजेदार सवाल है। अगर दर्पण प्लस में होगा, सॉरी फोकस दूरी प्लस में होगा, तो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। मजा आ गया ना? तो इस बात को याद रखिएगा, कभी भी आप भी से आप नहीं बता सकते कि दर्पण कौन सा है। आप फोकस दूरी निकाल लीजिए और वहां से आप क्लियरली बता सकते हैं कि दर्पण कौन सा है। आई होप क्लियर होता होगा। चलिए हाँ देखिए, अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर है लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होंगे और इसी तरह का नए नए वीडियो लेकर आएंगे और आपको हम थोड़ा सा सहयोग कर देंगे, ताकि आपका कंपटीशन एग्जाम निकल जाए। ठीक है, क्योंकि आप अभी के दौर में लुसेंट से कम पूछा था और टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा, तो आपके पास एजुकेशन थोड़ा सा टेक्निकल तरीका से कंसेप्चुअल होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले वाला जमाना और अभी वाला बदल चुका है। अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा बुक को, और 9th और 10th को बुक के अच्छा से पढ़िए कंसेप्चुअल चीज तरीके से। तो फिर आपके एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 30 बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पढ़िएगा, टॉपिक्स वाइज नहीं पढ़िएगा, तो फिर आपको परेशानी होगा। इसलिए मेरे भाई बंधु प्लीज कंसेप्चुअल तरीका से पढ़िए, मजा आ जाएगा। आपका साइंस क्वेश्चन 30% पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा से बता दूंगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। मेरा आवाज उतना अच्छा नहीं है, पहले बता दिए। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। जानते हैं 1.5 किसका होता है? पता है 1.5 जो होता है ये कांच का होता है, शीशा जिसको कहते हैं, ये कांच का है। और ये किसका है पता है? पानी, जल ही जीवन है जो आप पीते हो, उसका अपवर्तनांक कितना था? 1.33। तो इस बात को याद रखिएगा, पानी का 1.33। आज जिसमें अपना फेस देखते हो, हाय स्मार्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो उसका शीशा यानी ग्लास, ग्लास का कितना होता है? 1.5 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पता है आपको सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसी का ना होगा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का, इसलिए सबसे ज्यादा घनत्व किसका? हीरा का। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या बात है, क्या मजेदार सवाल है। पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखिए एक बात याद रखिएगा, पानी के सापेक्ष पूछता है तो पानी का अपवर्तनांक नीचे रखना है। पानी के सापेक्ष पूछेगा तो पानी का अपवर्तनांक नीचे रखना है। और पानी के सापेक्ष जल का, सॉरी तो बात तो एक ही हो गया। पानी के सापेक्ष जल का, पानी के सापेक्ष यहाँ होता कांच का, किसका होता? कांच का। तो आप पानी के सापेक्ष पूछ रहा है
तो पानी के नीचे में डालना है, कांच को ऊपर में डाल दीजिए। डाल दिया। अब देखिए, ध्यान रखिएगा भाई जी कि पानी के सापेक्ष तो पानी नीचे, कांच का तो कांच ऊपर। अब देखिए गिलास, अभी ना बताए गिलास का अपर्तनांक कितना होता है 1.5। 1.5 मतलब ये होता है 3/2। कितना होता है 3/2। और वाटर को होता है 4/3। 1.33 है ना, इसी को इससे भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा उतना। अब देखिए इसको अब भाग दीजिएगा तो 3/2 और 3 ऊपर में जाएगा, 4 नीचे में आएगा, तो आंसर होगा 9/8। कितना आंसर हो जाएगा 9/8। तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये सवाल पूछा जा रहा है, अभी रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है, तो प्लीज इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। जिसके सापेक्ष पूछेगा तो सापेक्ष जिसका पूछ रहा है तो उसको नीचे डाल देना, और जिसका पूछेगा उसको ऊपर डाल देना। ऐसे ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, ये जो लिखा गया है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ऊपर में है उसको नीचे लिखते हैं, और ये वाटर, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि इसको पढ़ते हैं हम लोग पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे सवाल को ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निर्गत किरण एवं वर्तित किरण के बीच संबंध क्या होता है? निर्गत किरण और अपवर्तित किरण। देखिए जब जैसे आप कांच है, अब जैसे आप किरण को गुजारे, यहाँ पर अभिलंब खींचे, फिर ये किरण अपवर्तित हुआ, फिर अभिलंब खींचे, फिर किरण ऐसे गया, और ये काल्पनिक, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण है ये, तो आपतित किरण और ये हुआ निर्गत किरण, दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है? तो दोनों आपस में समांतर होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण, तो ये कोण क्या कहलाता है? निर्गत कोण। इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? ये अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ, ये निर्गत किरण हुआ, और दोनों के बीच एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण। हाँ, वह क्या मजेदार सवाल है। पानी में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। पानी में जल का बुलबुला किस लेंस की? अवतल लेंस की। क्या याद रखेंगे? पानी में जल का बुलबुला अवतल लेंस। और एक बात पता है, हवा में जल का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये दो काफी मजेदार सवाल है। और एक बात पता है, जब लेंस को पानी में डुबाया जाता है, तो फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाता है। जब लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाता है, और जब फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाएगा तो पानी में उस लेंस की क्षमता 4 गुना घट जाएगा। क्या मजेदार सवाल है। देखिए कितना ही अच्छा सवाल है। क्या पूछेगा कि पानी में जल का बुलबुला किस लेंस? अवतल लेंस। पानी में जब लेंस को डाला जाता है तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 गुना बढ़ जाता है। जब फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाता है तो लेंस की क्षमता 4 गुना घट जाता है। बहुत ही काफी मजेदार सवाल है, आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर 1/f इतना हुआ। जब फोकस दूरी 4 गुना हो जाएगा तो इसको क्या लिखिएगा? 1/4f। तो बताइए नीचे वाला का वैल्यू अगर बढ़ेगा तब पावर घटवे न करेगा। पहले पावर इतना था, अब पावर इतना हुआ, तो ई वाला पावर क्या हुआ? ये वाला पावर, ये P2 ये P1, P2 जो है 4 गुना घट गया, यानी कि P1 बराबर P2 ऐसा रिलेशन लीजिएगा तो ई 4 गुना घट गया, तो आपको लिखना पड़ेगा P1 बराबर 4P2। ठीक है, तो इसी बात को याद रखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब चलिए देखिए आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के आवेश? कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। इसमें तो चलिए ऑप्शन थोड़ा दूसरे टाइप के लिखा हुआ, आवेश कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3।
धन ऋण उदासीन, धन ऋण उदासीन। तो सर मतलब देखो ना, यहाँ हम समझाते हैं। धन जैसे कि सोडियम है, प्लस है, सोडियम प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस, कौन आवेश हुआ? धन आवेश। अगर ऋण आवेश जैसे कि सल्फेट 2 माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 -1, फिर हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सब पर कितना होता है चार्ज? -1 होता है। ये माइनस। उदासीन, उदासीन मतलब जैसे सोडियम, तो सोडियम यहाँ पर कुछ नहीं, तो इस पर चार्ज 0 होता है। जल H2O, इस पर चार्ज कितना होता है? 0। NH3, इस पर चार्ज कितना होता है? 0। तो इस प्रकार से आवेश 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से बता दिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। चार्ज 3 होता है, धन, ऋण और उदासीन। ओके, चलिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम होता है। बहुत अच्छा सवाल है। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है। फंस जाता है इसमें। 6.25 × 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10 होता है। बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। तो बहुत आदमी देखिएगा, पहला ऑप्शन में रहेगा विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा लिखा रहेगा एम्पियर, तो मार देगा एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, ऑप्शन भी पढ़ेंगे, फिर आप आंसर मारेंगे। तो विद्युत धारा किस यंत्र से, क्या बोलेंगे? अमीटर से। विभवांतर को किस यंत्र से? वोल्ट मीटर से मापा जाता है, समझ गए। और दूरी, जो गाड़ी में नहीं चलता है मोटरसाइकिल ना, तो दूरी मापने वाला यंत्र उसमें क्या लगा रहता है मोटरसाइकिल, पता है? ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, विद्युत धारा की बात की ना, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जानते हैं लोग उसको सदिश समझ लेते हैं। क्या है? उसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। बट ध्यान रखिएगा, आप 11th क्लास में पढ़िएगा कि यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसी कारण से ये एक अदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन को अच्छा से एक्सप्लेन भी कर दिया, और जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। इसलिए दोस्तों इसको आप जरूर कर लीजिएगा। प्लीज, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि हमने कैसे एक्सप्लेन किए, ठीक है। जो भी अगर कमी होगा तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर आपको हम बतावे, और आपको मजा आ जाए, और आपके सिलेक्शन में 4 चांद लग जाए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद मेरे दोस्तों।